जी सर। जुड़ गया तो देखिए, हम लोग ये पढ़ रहे थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 1949। देश की ठीक आजादी के एक साल बाद राधा कृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में क्या बनाया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था, लेकिन बहुत बड़ा है, ये आधा ही पढ़ा था। देखिए, ये पढ़ लिया था कि देश की आजादी के बाद क्या किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया। ठीक है, तो किस चीज के लिए, देश की विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए। उस समय तक विश्वविद्यालय कितने थे, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कितने विश्वविद्यालय हो गए थे, 19 विश्वविद्यालय चल रहे थे। उसमें से 5 या 6 जो है अंग्रेजों के स्थापित किए हुए थे, बाकी जो है प्रादेशिक स्तर पे थे। ठीक है, कुछ राजाओं ने स्थापित किए थे भारत के। तो ये इतने शिक्षा जो है हमारे यहाँ संभव थी, सिर्फ विश्वविद्यालयों की संख्या 19 थी। और ये आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सचिव कौन थे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। सदस्य, हाँ सिद्धांत, अन्य सदस्य जो थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जेम्स एफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर ई मार्गन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर कर्म नारायण बहले, डॉक्टर जॉन जे टिरगेट। तो ये इसके सदस्य थे। आयोग के कार्यक्षेत्र, आयोग के उद्देश्य ये हमने बताया था पिछली बार। आगे आइए, आयोग का प्रतिवेदन, ये भी हो गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा के, ये हो गया था। आयोग की संस्तुतियां और सुधार, ये भी हो गया था। आई देखिए के स्तर, ये बात देखिए, अध्ययन के स्तर। आयोग ने शिक्षण, परीक्षा और प्रायोगिक कार्यों के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या संस्तुतियां दी कि विश्वविद्यालय स्तर के कोर्स के प्रवेश के स्तर सामान्यतः इंटरमीडिएट की परीक्षा के समकक्ष होना चाहिए। और आज भी वही है, सेम टू सेम। देश की आजादी के इतने साल बाद भी 2021 में कोई भी बच्चा बिना इंटर पास किए विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकता, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के हो, चाहे मेडिकल फील्ड के, या ट्रेडिशनल एजुकेशन के। तो एक, हाँ क्या हुआ, ठीक, क्या था, हेलो। तो प्रत्येक प्रांत में उचित शिक्षण साधनों, शिक्षण वर्ग से युक्त इंटरमीडिएट कॉलेजों की अधिक से अधिक संख्या में स्थापना होनी चाहिए। क्यों, कि अगर इंटरमीडिएट कॉलेज होंगे तो ही तो बच्चे मिलेंगे विश्वविद्यालय के लिए। तो उस समय इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के भी अच्छे कॉलेज नहीं देश में, कम। तो हायर एजुकेशन में जाने वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से 10 से 12%। आज कितनी है हायर एजुकेशन तक जाने वालों की संख्या, कितनी है आज की डेट? हेलो, ये बताए, हाँ किसी को जानकारी है आज की डेट में कितने लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए इंटर के बाद? तो बहुत सारे बच्चे हैं। किस पर? कम ही हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th के बाद से नहीं पढ़ पाते, बाकी सारे बच्चे तो हायर एजुकेशन चाहते ही आज के बच्चे जो है हायर एजुकेशन में जा रहे जा रहे हैं, हैं। सारे के सारे। हम्म, कुछ कुछ ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं। यस, करीब करीब 30 से 40% ही है, लेकिन फिर भी अभी भी देश में होता क्या है कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ मजबूरी हो जाती है कि वो माइक ऑफ करिए अपना, है देखिए आवाज आ रही पीछे से। तो कुछ लोगों के साथ मजबूरी ये हो जाती है कि कुछ लोगों के परिवार में कुछ वो हो गया, माता पिता नहीं रहे तो वो रोजगार की तरफ चले गए, या उनको कम उम्र में जो है शिक्षा छोड़नी पड़ी। तो कुछ लोगों के साथ मजबूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग अब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। ग्रेजुएशन तो करीब करीब सभी लोग कर रहे हैं, भले ही ट्रेडिशनल करें। ठीक है, और कुछ जो शिक्षा से बहुत लगाव है वो मेडिकल इंजीनियरिंग तक जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो 10 से 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद, मतलब 10th और 12th पास करने के बाद, विभिन्न व्यवसायों में स्थानांतरित करने के लिए व्यवसायिक संस्थान अधिक से अधिक संख्या में खोले जाएंगे। तो वो आज भी मांग, नई शिक्षा नीति में भी यही कहा गया कि क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कॉलेज खोले जाएं जो स्किल बेस्ड हो।
मतलब एजुकेशन क्या हो, स्किल बेस्ड हो। जो भी आदमी जब पास करके विश्वविद्यालय से निकले तो उसको तुरंत रोजगार मिल जाए। तो रोजगार परक शिक्षा की जो है आज भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, उन स्कूलों की ज्यादा डिमांड होती है। अब ट्रेडिशनल में विद्यार्थी कम होते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो बीए एमए में कॉलेजेस में एडमिशन कम हो रहे हैं बनस्पत टेक्निकल एजुकेशन के। बहुत जो थोड़ा बहुत ही अगर रोजगार पाना चाहता है तो आईटीआई कर लेता है, पॉलिटेक्निक चला जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज चला जा रहा है, मेडिकल फील्ड के कॉलेजेस में चला जा रहा है, छोटे छोटे कोर्स कर ले रहा है टेक्निकल। लेकिन वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ कम जा रहे हैं। बीए एमए इनकी तरफ, बीएससी बीकॉम इनकी तरफ कम जा रहे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। अभिनव पाठ्यक्रम मतलब पहले से तैयार कराना, कि आप जो है ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार कराना। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में छात्रों की भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों में की कला व विज्ञान संख्या में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 और संबद्ध कॉलेजों में 1500 निर्धारित की जानी चाहिए। आज आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम इन सब के लिए एंट्रेंस होता है ना, एमएमए के लिए प्रवेश के लिए। लेकिन एक जमाने में ये प्रवेश परीक्षा पे आधारित नहीं था। जब हम पढ़ते थे 93 में, 96 98 तक जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या होता था, नंबर पे बेसिस पे एडमिशन होता था। आपके नंबर अधिक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, भले ही आपको कुछ ना आता हो। तो पहले नंबर पे आधारित था, और आज जो है क्या है, उसकी जगह परीक्षा कराई जाती है, तैयारी करना। मतलब हाई स्कूल इंटर में ही तैयारी लोग शुरू कर देते थे कि अगर हमको इस विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहिए तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आज भी बीएचयू या डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नंबर पे होता है। बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। इलाहाबाद में अगर एडमिशन चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आपको पहले तैयारी करनी है। विज्ञान संकाय में छात्रों की संख्या अधिकतम 3000 और संबद्ध कॉलेजों में 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण ये है, विज्ञान संकाय जो होता है, विज्ञान की जो शिक्षा है उसके लिए लैब चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए। तो वो सब सुविधाएं अगर नहीं है तो बहुत बड़ी संख्या में कहीं प्रवेश नहीं लेने चाहिए। जैसे आज भी आप देखिए कि साइंस स्ट्रीम में बहुत सीमित संख्या में ही प्रवेश होते हैं। कोई कॉलेज जो होता है कहीं 60 सीट है बीएससी की, कहीं 80 सीट है, लेकिन इससे ज्यादा सीटें किसी कॉलेज में नहीं। ठीक है, अध्ययन के लिए किसी कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ना, ये गलत था इस शिक्षा नीति में। ये हमने पिछली बार बताया था कि गलती क्या थी, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं। निर्धारित ना करने से आदमी भ्रम में पड़ जाता है। क्योंकि देखिए एक बच्चा जो प्रवेश ले रहा है वो ये नहीं जानता कि कौन सी किताब हमारे लिए अच्छी होगी। ठीक है, अब वो तो उसको वही बता सकता है जो विशेषज्ञ हो। तो इसमें कोई निर्धारित नहीं था कि पाठ्य पुस्तकें निर्धारित ना की जाए तो बच्चा कुछ भी पढ़ेगा। वो हो सकता है किताब उस मानक की ना हो, स्टैंडर्ड की ना हो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, या आपको पूरा ज्ञान न देती हो। तो ये चीजें इसमें नहीं की गई। पूर्व स्नातक छात्रों के लिए व्याख्यानों की उपस्थिति अनिवार्य हो। मतलब स्नातक, जो पूर्व स्नातक हैं उनको जो है इस तरह की क्लासेस दी जाए जो व्याख्यान पे आधारित। परीक्षा के दिवसों को छोड़कर वर्ष में कम से कम 180 कार्य दिवसों पर क्लास चलनी चाहिए, तो जो आज भी है मानक। ठीक है, 180 दिन क्लास चलनी चाहिए। बहुत सी जगह चलती है, बहुत सी जगह नहीं चलती। विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए समस्त संस्थाओं में ट्यूटोरियल कक्षाएं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आयोग का यह विचार कि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षण परीक्षाओं प्रायोगिक कार्य के लिए बहुत ही स्तर बहुत ही निम्न है। इन्होंने ये माना कि हमारे वहाँ जो एजुकेशन है विश्वविद्यालय की वो क्या है, बहुत निम्न स्तर की है, सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। जो कार्य हो रहा है प्रायोगिक या परीक्षाओं का, जैसे इस वाले जो शिक्षा नीति आई है इसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दिया जा रहा है मालूम आप लोग को? ये जो नई करंट शिक्षा नीति आई है इसमें किस चीज पे ज्यादा जोर है? ऑनलाइन। ऑनलाइन शिक्षा पे? जी सर। नहीं सर, ऑनलाइन शिक्षा पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा नई शिक्षा नीति इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने टेक्निकल कोर्स करे और उन्हें पहले ही पता हाँ, चले कि उन्हें कौन से क्षेत्र तो में ऑनलाइन जाना कौन है। सा कृषि विज्ञान से रिलेटेड है? ऑनलाइन क्या पता? ऑनलाइन? ऑनलाइन थोड़ी। देखिए ऑनलाइन शिक्षा की बात नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा तो एक पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, इसको ब्लेंडेड, पढ़ाने का तरीका। हाँ ब्लेंडेड लर्निंग की कहते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड माने मिक्स। मतलब आप कुछ चीजें ऑनलाइन ले लीजिए, कुछ चीजें ऐसे पढ़ाइए, तो ये तो तरीका है पढ़ाने का, इसकी जोर नहीं है। शिक्षा नीति जो है, जो आई है नई शिक्षा नीति, वो इस पे बात करती है कि जो हमारी शिक्षा है ट्रेडिशनल, जैसे बीए एमए उसको बीकॉम बदला बीएससी, जाए। हाँ
उनको जो उसको है बदल के कुछ ऐसा किया हाँ, जाए कि जो बच्चे रोजगार परक। जो हाँ अपना वो बदल सके कि क्या करना है क्या नहीं करना, पहले से ही अपना चॉइस कर ले हम्म कि एक दिशा में वो चले जाए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे सपोज करिए कोई लड़का है, वो उसको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता लेकिन मैथ अच्छा लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। हम्म, अब उसको साइंस स्ट्रीम हम्म, का सिर्फ एक विषय मैथ अच्छा लगता है, तो वो बीए के साथ मैथ भी ले सकता है, ठीक है। बेहतर। ये चीज नई हाँ शिक्षा नीति में अच्छी है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को फोटोग्राफी पसंद है, तो वो बीए में फोटोग्राफी भी सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है, ठीक है, भले ही फोटोग्राफी के लिए अलग स्ट्रीम है, लेकिन नहीं, अगर वो फोटोग्राफी करता है, अच्छा लगता है उसको, तो फोटोग्राफी उसको मिल जाएगी। कोई बच्चा है सब सब स्ट्रीम उसको उसकी पसंद है साइंस की, लेकिन वो डांस भी सीखना चाहता है, तो वो डांस भी पढ़ सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति में है कि आप कोई भी स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं रहेगा, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट चुन सकता है, 2 सब्जेक्ट चुन सकता है, पढ़ेगा और उसको डिग्री ग्रेजुएशन की अवार्ड की जाएगी। उसकी डिग्री में लिखा रहेगा कि इसने ये इस शिक्षा को और भी प्राप्त किया, ठीक है। दूसरी सर, चीजें ये एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे एक्स्ट्रा चीज उसको पता हो, मतलब हाँ कि अगर जाने के बाद से अगर कुछ वो नहीं पढ़ना चाहे तो उससे भी आगे बढ़ सके। हाँ, और फिर हम्म, सपोज करिए कि कोई आदमी 2 साल पढ़ा, कोई परिस्थितियां खराब हो गई, घर की फीस नहीं जमा कर पाया, किसी वजह से शिक्षा छूट हाँ गई, 7-8 साल बाद उसका फिर मन किया पढ़ने का, तो हाँ, तो फिर फिर वहीं से उसको स्टार्ट डिग्री कर। मिल सकता है। हाँ, वो हाँ, फिर से उसको वहीं से डिग्री भी स्टार्ट मिल कर। सकता है। हाँ, वो वहीं से हम्म, स्टार्ट कर देगा और उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उसने 2 साल की शिक्षा पूरी की, तो वहीं 2 साल का डिप्लो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और जैसे ही डिप्लोमा का। हाँ, और जैसे ही वो तीसरा साल पूरा करेगा, उसको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वो 7-8 साल बाद हम्म, भी जारी कर सकता है। जैसे अभी यहाँ आज ही हम पढ़ रहे थे पेपर में कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस पे तुरंत अमल भी किया। और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ये कर दिया इस बार कि जो बच्चे का 3 साल 4 साल की गैपिंग हो गई है, वो भी रेगुलर एडमिशन ले सके, ठीक है। हम्म, तो हम्म, ये चीज नई शिक्षा नीति से ही उन्होंने ग्रहण की। नई शिक्षा नीति में ये चीज आ गई कि आप पढ़ाई छोड़ने के बाद कभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं रेगुलर, और आपकी डिग्री अवार्ड की जाएगी आपको। तो वो चीज उन्होंने अपना ली गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग 2-2 3-3 साल का गैप हो गया, वो भी नए सिरे से रेगुलर एडमिशन लें और आगे की पढ़ाई पूरी करें। तो ये चीजें पूरे देश में होंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये नई शिक्षा नीति में ही था कि इस चीजों को लाया जाए। और यही कारण है कि हमारे विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को, ये तो पुराना है, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, लेकिन नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे थे। उत्तीर्ण छात्रों को अमेरिका या इंग्लैंड के अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता, तो ये आज भी है भारत में। अगर 1-2 विश्वविद्यालयों को आप छोड़ दीजिए, तो भारत के कोई भी विश्वविद्यालय इस स्तर की शिक्षा नहीं देता कि आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटी ले एडमिशन, फॉरेन की यूनिवर्सिटी किस आधार पर लेती है। आपको कोई किसी को मालूम है जानकारी कि फॉरेन में अगर पढ़ने जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। सर, स्कॉलरशिप का टेस्ट देना पड़ता है और फिर यहाँ से जाना पड़ता नहीं, आपको पहले एक है। परीक्षा होती है वहाँ की टेपलेट, हाँ, ठीक है, वो पास करनी हेल्प। पड़ती है, ठीक है। उसको पास करेंगे तो आपकी इंग्लिश की जानकारी देखी जाएगी कि आप उनके देश में रह सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। तो वो परीक्षा पास करनी पड़ती है। फिर आपको यूरोप के किसी भी देश में, चाहे वो जर्मनी हम्म, हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है, वो परीक्षा पास करनी है, ठीक। और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी, सही बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप टेस्ट कराती हैं फॉरेन की। अगर आप उनका पास कर लेंगे, वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए बुलाएं, ठीक है। और कुछ हमारे देश की सरकार भी करती है कि कुछ बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, ठीक है, टैलेंटेड बच्चों। लेकिन वह जो संख्या है वो बहुत ही कम, ठीक है। ज्यादातर लोग जो पढ़ने जाते हैं हिंदुस्तान से फॉरेन, वो अपने खर्चे पे जाते हैं, ठीक है। विदेश जाते हैं जो लोग पढ़ने, तो वो लोग अपने खर्चे पे जाते हैं या लोन लेके जाते हैं। लेकिन हम्म, सरकार की मदद से जाने वालों की संख्या मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 हो। हर साल अगर सरकार भेजती है किसी को फॉरेन पढ़ने के लिए, तो 10 से 12 की संख्या। और कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है लोगों के पास, बच्चों के पास, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखा दिया दुनिया को, तो उनको डायरेक्ट विश्वविद्यालय उठा लेते हैं फॉरेन की, कि आओ हमारे यहाँ पढ़ो, उनको कुछ नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो वो जानते हैं कि ये बंदा आ जाएगा तो हमारे काम आएगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, तो वो हमेशा के लिए वहीं बच जाता है। तो इनके स्तर को उठाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अगर आपको फॉरेन में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना है, अपने देश के बच्चों को, तो आपको उसके लिए टैलेंटेड शिक्षक रखने होंगे पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई के अधिक दिन हो, मतलब टाइमिंग बढ़ाई जाए। जैसे विश्वविद्यालयों में देखिए तो पढ़ाई बहुत कम होती है। जनरली किस चीज पे जोर होता है,
पहले तो एडमिशन चलते हैं, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भराए जाते हैं, परीक्षा होती है, मार्कशीट मिल जाती, डिग्री बढ़ जाती। पढ़ाई के काउंटिंग नहीं हो पा रही देश में, जितने भी विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज, ठीक है, तो उनमें पढ़ाई पे उतना जोर नहीं है जितना एडमिशन पूरे कराने में, परीक्षा दिलाने में और मार्कशीट पाने। तो ये चीजें इस वजह से कभी गुणवत्ता नहीं है। उत्तम पुस्तकालय, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, तो इनकी व्यवस्था भी कम है। आयोग के 2 सुझावों पर हमें विशेष आपत्ति है। पहला मतलब ये अपना मूल्यांकन कर रहा है लेखक। पहला कि यह कि किसी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें निश्चित ना की जाए, तो ये तो हमने भी बताया कि गलत है, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं की जाएंगी बच्चा कुछ भी पढ़ेगा, कोई भी किताब उठा पढ़ेगा, पता नहीं उसके कोर्स लायक है कि नहीं है, उसमें सही लिखा है कि गलत लिखा है, स्टैंडर्ड अच्छा है कि नहीं। तो हमेशा पुस्तकों की एक श्रृंखला आपको देनी चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को कि ये किताब आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छी है आपके कोर्स की। उसमें से बच्चा 10 में से 5 किताब छांट लेगा, 2 किताब छांट, लेकिन आयोग में ये नहीं कहा था। आयोग ने स्वतंत्र कर दिया था कि कोई भी आदमी जो चाहे वो किताब पढ़े। तो यह विरोधाभासी है, क्योंकि एक ओर तो आयोग सायकालीन कक्षाओं की बात करता है, दूसरी ओर विश्वविद्यालय कॉलेजों को भीड़ रोकने की बात करता है। तो दोनों चीजें थी। एक इसमें सुझाव दिया गया था संध्याकालीन, सायकालीन कक्षाएं चलाने। आपको कोई कॉलेज ऐसा मालूम है जहाँ शाम को कक्षा चलती है? हेलो। जो कलकत्ता में साइंस कॉलेज है, हाँ वहाँ पे चलता है शाम में, नाइट में। हाँ, और एक कॉलेज हम बताते हैं आपको, गोरखपुर में ही था, सेंट्रल न्यूज कॉलेज, उसमें एलएलबी जो है, नाइट की भी एलएलबी, नाइट एलएलबी थी, जी अब बंद हो गई। अब बंद हो गई। पहले था कि पहले क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी थे या जो लोग पढ़ाई छोड़ के नौकरी पा गए थे बहुत जल्दी, वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट्रल न्यूज में एडमिशन लेते थे, वहाँ नाइट क्लासेस चलती। ठीक है, तो सेंट्रल न्यूज में एलएलबी करते थे लोग, नौकरी के साथ एलएलबी की लोगों ने। और हम खुद ही बहुत लोगों को जानते हैं, अंकल हैं हमारे, ये जो लोग एलएलबी वहीं से की, सेंट्रल न्यूज नाइट क्लास। और हमारे खुद अंकल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किए और नाइट क्लास, वो नौकरी पा गए थे यूपी गवर्नमेंट में, एक्सीएन थे, इंजीनियर थे बिजली विभाग में, और उन्होंने नाइट क्लासेस में अपना बीटेक किया। तो ये सायकालीन कक्षाओं की बात हुई, और सायकालीन कक्षाएं चली भी कुछ दिनों तक, बाद में ये हट गई। ठीक है, कारण क्या था? टीचरों की वजह थी मेन, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते थे रात में, और लोग उतने समर्पित नहीं रह गए पढ़ाई के लिए, तो ये बंद। पाठ्यक्रम, आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में निम्न सुझाव दिए। स्नातक कक्षाओं में उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो 12 वर्ष तक स्कूल में या इसके समकक्ष किसी अन्य संस्था में सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त करें। तो इन्होंने एक शर्त रखी कि मतलब ऐसे बच्चों को आप प्रवेश नहीं देंगे जो कहीं से प्राइवेट परीक्षा पास कर लिया 12th की और उसको आप प्रवेश दें ना। इन्होंने कहा कि उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो रेगुलर स्कूल पढ़ के आए हैं 12 साल। ठीक है, स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए, और स्नातकोत्तर उपाधि यानी ऑनर्स के कोर्स के लिए स्नातक बनने के 2 वर्ष बाद दी जाए। स्नातकोत्तर उपाधि ऑनर्स कोर्स के 2 वर्ष, जो आज भी, ठीक है, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ दीजिए तो ग्रेजुएशन करने की मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है, और पीजी का 2 साल है आज भी। ठीक है, लेकिन कुछ कोर्सेज में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आप बीटेक जाए, बी फार्मा जाए, तो ये 4-4 साल। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन 4 साल में। कारण क्या है, कोई बताएगा? बताइए, बीटेक में क्यों 4 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है? बताइए। कोई भी नहीं। हाँ बताओ। क्योंकि ग्रेजुएशन जो हम लोग सिंपल करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सिलेबस होता है, और जो टेक्निकल कोर्स होता है कहीं उसमें ज्यादा होता होगा, कहीं इसलिए वो 4 साल की होती है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके घर में कोई टेक्निकल कोर्स करता है? बताइए, इसमें से कोई ऐसा है जिसके भैया या बीटेक करते हैं? सर वो क्योंकि टेक्निकल डिग्री है और इसमें 1 साल के लिए कैंपस प्लेसमेंट भी मिलता है, इस वजह से। नहीं। और कोई? हम बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि इनका जो 4 साल का कोर्स है उसमें पहले साल जो है वो सिंपल बीएससी के ही पेपर चलते हैं, थोड़ा सा कम कर दिया था कोर्स को, टोटल बीएससी का ही कोर्स रहता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बस उसका नाम बदल जाता है। उसको क्या करते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, 1 साल ये सिंपल चलाते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं देते पहले ईयर, और सिंपल कोर्सेज होते हैं, 1-2 पेपर चलते हैं कम्युनिकेशन के, और एक स्किल का, मतलब 1-2 पेपर मुश्किल से जो है आपके टेक्निकल एजुकेशन के चलते हैं, और 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ये टेक्निकल पढ़ाते हैं।
उसमें भी सेकंड और थर्ड 2 साल टेक्निकल पढ़ाते हैं, चौथे साल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था होती है। इनके वहाँ पहले साल ये क्या करते हैं कि सिंपल स्नातक के ही सब पाठ्यक्रम होते हैं। जो स्नातक का बच्चा 3 साल में पढ़ता है वो ये लोग पहले साल में पढ़ते हैं, और उसके बाद इनको टेक्निकल पढ़ाते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? क्यों 4 साल का यस होता है? सर। हाँ, उनका 4 साल का इसीलिए होता है क्योंकि वो 1 साल आपकी तरह बीएससी वाला या बी वो कोर्स करते हैं, बीएससी की तरह जो बीएससी में पढ़ाया था वो पढ़ाया था। विश्वविद्यालय में माध्यमिक विद्यालयों को सामान्य शिक्षा के सिद्धांतों और व्यापार का अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। ये बात चली और आज है भी। आप देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय जितने भी इंटर कॉलेज तो उसमें कॉमर्स की एजुकेशन आएगी। ठीक है, तो व्यापार का अध्ययन मतलब कॉमर्स की एजुकेशन। तो कॉमर्स आपका सीबीएसई में भी है, यूपी बोर्ड में भी है और आईसीएसई में। सीबीएसई और यूपी बोर्ड सबसे अजीब है, क्योंकि अजीब क्यों है? क्योंकि इन्होंने 9th में ही कॉमर्स ला दी। 9th से ही कॉमर्स की स्ट्रीम हमारे वहाँ, जबकि सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में आप 11th से कॉमर्स ले सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। छात्र को सामान्य रुचियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य व विशिष्ट शिक्षा से संबंधित स्थापित किया जाना चाहिए। सामान्य रुचियों को, जैसे छात्र को देखना चाहिए कि उसकी जो जिस क्षेत्र में रुचि हो उस तरीके की विशिष्ट शिक्षा भी स्थापित की जाए। जैसे आजकल देखा होगा आपने, बहुत से अच्छे कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग से भी कोर्स आपको देती हैं करने के लिए। आपका बीए ग्रेजुएशन वगैरह चलता रहेगा, साथ में अगर आप कोई और दूसरा टैलेंट भी रखते हैं तो वो अगर वहाँ क्या लैब है पढ़ाने वाला है तो वो आपको सीखने देंगे। ठीक है, जैसे बीएचयू में है फोटोग्राफी सीख सकते हैं आप, उनके वहाँ फोटोग्राफी सिखाई जाती है, पेंटिंग सिखाई जाती है, संगीत सिखाया जाता है। ठीक है, ज्योतिष की जानकारी दी जाती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग से पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ विशिष्ट शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक है। पाठ्यक्रम में सामान्यतः उदार, व्यवसायिक तीनों प्रकार की शिक्षा को स्थान दिया जाए। सामान्य माने ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, उदार और व्यवसायिक, टेक्निकल एजुकेशन। तो इसी आधार पर 9वीं कक्षा में स्नातक तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। ये पाठ्यक्रम काफी विस्तृत हैं। आयोग के पाठ्यक्रमों के संबंधित सुझावों में भी दोष है, मतलब कमियां थी। इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के सुझाव दिए, उसमें भी कुछ कमियां थी। इसमें विषयों की संख्या पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केवल किसको रखा गया था? भौतिक और जैविक विज्ञान को स्थान दिया गया था। वास्तव में इसमें रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र को स्थान दिया जाना था। मतलब ये इन्होंने 2 चीजें छोड़ दी थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। क्या क्या? रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र को साइंस में नहीं माना, तो ये कमी थी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान आयोग ने विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षण व अनुसंधान कार्य के सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए। क्या दिया? स्नातकोत्तर की उपाधि के लिए नियमों में एकरूपता होनी चाहिए। ये उपाधियां साधारणतः स्नातक के कम से कम 2 वर्ष बाद दी जाए। ऑनर्स स्नातक को कम से कम 1 वर्ष बाद दी जाए। ऑनर्स स्नातक क्या होते हैं मालूम किसी को? ऑनर्स मतलब जो हमारा एक सब्जेक्ट जो हो गया उस पे ज्यादा से मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट में ज्यादा जानकारी हो गया, एक सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करने पे उसको बोला जाता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा ऑनर्स एक का हाँ ऑनर्स में जो हर सब्जेक्ट के 10 पेपर्स होते हैं, तो हाँ हम 2 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और लास्ट ईयर में सिर्फ एक सब्जेक्ट का 6 पेपर देते हैं। तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं आप, वो ऑनर्स की डिग्री कहलाती है। तो ये कह रहा है कि ये अवधि जो हो साधारण स्नातक से कम, या अगर ऑनर्स करके आया बच्चा तो उसको 1 साल बाद पीजी की डिग्री दी जा सकती है। मतलब इन्होंने सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। प्रत्येक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पे होनी चाहिए। मतलब जितने भी विश्वविद्यालय, देखिए नाम ही में विश्वविद्यालय जुड़ा है। विश्वविद्यालय का मतलब हो गया इंटरनेशनल। विश्वविद्यालय माने दुनिया का विद्यालय, तो दुनिया मतलब सबके लिए खुला हो प्रवेश। तो विश्वविद्यालयों को आप देखेंगे कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें किसी भी देश के नागरिक को प्रवेश से मना किया जाए। ठीक है, गोरखपुर में भी कोई भी देश का नागरिक आके पढ़ सकता है, लेकिन बात ये नहीं है, बात स्टैंडर्ड की है। विश्वविद्यालय उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि विदेशी आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करे। तो आप अगर हिंदुस्तान के 1-2 विश्वविद्यालयों को छोड़ दीजिए तो शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें फॉरेन का स्टूडेंट पढ़ने आता। बताइए, फॉरेन के स्टूडेंट किस किस विश्वविद्यालय पढ़ने आते हैं? बताओ, किसी की जानकारी है? सर बीएचयू में, जेएनयू में, अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएनयू में। हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है किस चीज के लिए फेमस है मालूम है आपको? भूगोल की शिक्षा के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी की शिक्षा के लिए बहुत फेमस है। और वहाँ पे दुनिया के जो अरब कंट्री जितने हैं, ईरान, इराक, इन सब देशों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है,
और बहुत बहुत फेमस है ज्योग्राफी के लिए, लॉ की शिक्षा के लिए, और भी कुछ डिपार्टमेंट उसके बहुत अच्छे हैं। और आपका बीएचयू में पढ़ने आते हैं लोग, भारतीय लैंग्वेज सीखने तो आते ही हैं, फॉरनर अमेरिकन भी आते हैं, ब्रिटिश भी आते हैं, संस्कृत वगैरह सीखने आ जाते हैं, कभी कभी हिंदी पढ़ने के शौक में चले आते हैं बीएचयू, ठीक है। और बीएचयू उस चीज के लिए, जैसे बीएचयू आईआईटी वगैरह है, तो उसकी उतनी ज्यादा वो नहीं है, प्रसिद्धि नहीं पढ़ाई के लिए, साइंस की शिक्षा के लिए उतना ज्यादा नहीं, ट्रेडिशनल शिक्षा में वो उसकी ज्यादा प्रसिद्धि है, वहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं फॉरन से। जेएनयू में आते हैं, जेएनयू में भी उन्हीं कंट्रीज के लोग आते हैं जिनके विश्वविद्यालय उस स्तर के नहीं है। जैसे हमने बताया था ना कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय आज भी 1000 विश्वविद्यालय के अंदर नहीं आता, 1000 जो 1000 की सूची है इंटरनेशनल, उस स्तर की पढ़ाई नहीं होती कुछ। तो आज इतने साल बाद भी देश की आजादी के आज भी कोई प्राइवेट क्या सरकारी संस्था भी उस स्तर पे, मतलब प्राइवेट वालों को तो आ जाना चाहिए था, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय भी कोई आज तक उस स्तर पे नहीं आ पाया कि वो 1000 के अंदर आए, ठीक है। शिक्षा का स्तर मतलब अभी इतना खराब है भारत। तो सर ये सर 1000 में नहीं आता कि 100 में नहीं आता है? 1000 में नहीं आता है, 100 छोड़ दीजिए, 100 में तो बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। 230 समथिंग में तो मद्रास यूनिवर्सिटी आती है ना, फिर से देखिए सूची जांचिए, ठीक है। 1000 सूची जो है वर्ड की, उसमें जांचिए, नहीं आती। साइंस का एक बेंगलोर का एक कॉलेज है, वो आता, उसका एक बार नाम आ गया था बीच में 500 कुछ स्थान पे, ठीक है, जिसको भारत में पहला स्थान मिला था पिछले साल। पिछले साल में जो पढ़ाई के ओवरऑल जो इंडिया की रैंकिंग थी, उसमें उसको पहला स्थान मिला था। बेंगलोर का जो साइंस कॉलेज है वो 532वें स्थिति में स्थान पे आया था बीच में, लेकिन अब आज की डेट में नहीं कोई भी विश्वविद्यालय उस स्तर। आप इसी में देखो ना, कोरोना में ही आत्मसमर्पण करके बैठे हैं सभी विश्वविद्यालय, कहीं पढ़ाई हो रही है, और जबकि दुनिया के हर देशों में पढ़ाई हो रही है, सब जगह रिसर्च हो रही है, वो अपने स्तर अपने को ऑनलाइन पे खड़ा तो कर लिए, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं। ये चक्कर है, ठीक है। अभी बहुत समय लगेगा भारत को उठने में हमको, ठीक है। अब नई शिक्षा नीति है, देखो उससे क्या होता है। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या, आज तक जितनी भी शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया कि जीडीपी का 6% हम खर्च करेंगे, ठीक है, शिक्षा को सुधारने के लिए। लेकिन 3% से ज्यादा आज तक कोई सरकार ऊपर उठी नहीं पाई, ठीक है। तो जब तक हम अपने शिक्षा को सुधारने के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, तब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी, ठीक है। तो सरकारें सिर्फ शिक्षा नीति बनाती है, नीति मतलब पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर पूरा 100% अमल कर ले। पॉलिसी उसी तरीके से संविधान में है ना, वो होते हैं ना, एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सरकार को सिर्फ पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी होती है नीति निर्देशक तत्वों की तरह है, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिसी होती है वो कैसी होती है, नीति निर्देशक तत्वों की तरह। नीति निर्देशक तत्व सरकार को कहते तो हैं कि जनता के लिए ये सरकार करेगी, लेकिन अगर सरकार ना करे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार क्या है कि अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही हमारी पॉलिसीज होती है। पॉलिसीज माने सरकार बना देती कि हम ये करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेगी तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए शिक्षा नहीं सुधरती। पीएचडी की उपाधि का प्रशिक्षण कम से कम 2 वर्ष कर देना चाहिए, तो ये अब जो है बढ़ के 3 साल हो गया है। नई मतलब जो हमारी से वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें क्या है, पीएचडी 3 साल की। और ये जो है इन्होंने सुझाव दिया था कि 2 साल, और पहले मालूम जब देश आजाद हुआ तो क्या व्यवस्था थी कि अगर आप पीएचडी कर सकते हैं तो आप 6 महीने में करके ले आइए, आपको अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अनुसंधान का काम 1 महीने में ही पूरा कर देते तो आपको, अगर उस स्तर का काम है तो आपको पीएचडी अवार्ड हो जाएगा, आप डॉक्टर हो जाए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पीएचडी आपको मालूम है किस चीज पे थी, बताइए, कोई जानता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे डॉक्टर, वो किस चीज पे पीएचडी किए थे? कोई नहीं है? हेलो, कोई नहीं बताते, चलिए। इन्होंने जो पीएचडी की थी वो भारतीय रुपए पे की, ठीक है। जो रुपया उस समय चलता था 1935 में, जब आरबीआई की स्थापना की अंग्रेजों ने, तो उन्होंने वो रिसर्च पब्लिश की, और वो रिसर्च पब्लिश होने के बाद जो है उनको डॉक्टर की उपाधि। तो
ये उनकी रिसर्च है। किस टॉपिक पे किए थे, एक बार और बता दीजिए। भारतीय रुपए पे, रुपए की व्यवस्था जो थी, जो रुपया किस आधार पे भारतीय रुपया 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 जो हमारा नोट है, नोट की जो पॉलिसी है बनाने की, छापने की, ओके सर, और थैंक यू सर। तो बाबा साहब ने उस पर पीएचडी की थी। और उनकी पीएचडी दो चीजों पे थी। एक उनकी पीएचडी जो थी वो उनको अमेरिका से अवार्ड हुई थी, वो पॉलिटिक्स पे थी, और ये दूसरी पीएचडी जो थी वह जो है भारतीय रुपए इकोनॉमिक्स पे थी। उनकी दो पीएचडी। उसके बाद ऐसा नहीं है, भारत में बहुत सारे लोग उनसे पहले 3-3 पीएचडी किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 4-4 विषयों पे पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी करने के लिए उस समय कोई वो निर्धारित नहीं था, समय नहीं निर्धारित था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको हेलो, माइक, अपना माइक बंद करिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो पीएचडी थी वो अवार्ड जो थी दो विषयों पे थी। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो 3-3 विषयों से किए हुए हैं। तो उन्होंने एक निर्धारित कर दिया कि 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए पीएचडी। अगर आपको करनी है तो 2 साल आपको देना है। विषय के समस्त क्षेत्र में शोध प्रबंध की मौखिक परीक्षा सम्मिलित हुई। पीएचडी कोर्स में प्रवेश अधिक सतर्कता से अखिल भारतीय स्तर पे होने चाहिए। मतलब जो पीएचडी में प्रवेश हो उसमें अखिल भारतीय जो है पंपलेट निकाला जाए, कोई भी आदमी उस पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा दे सके। अब वो व्यवस्था आज भी कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी की सीट निकालती है तो उसमें भारत का कोई भी नागरिक किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इन उपाधियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था नियमित व्याख्यानों, गोष्ठियों, प्रयोगशालाओं, कार्य द्वारा की जाए। इनके पाठ्यक्रमों में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाए। तो आज पीजी की जो डिग्री है आपकी वो एक ही विषय पे दी जाती है और वो विशिष्ट विषय होता है और आप उसमें पारंगत हो। पीएचडी की परीक्षा में थीसिस के साथ साथ मौखिक परीक्षा को सम्मिलित किया जाए, वो आज भी है। पीएचडी जो अवार्ड होती है, आप पीएचडी लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पीएचडी लिखी हुई जांची जाती है, उस पीएचडी को आपको प्रेजेंट भी करना होता है लोगों के सामने। तो जब पीएचडी अवार्ड होती है तो उससे पहले आपको पीएचडी प्रेजेंट करनी होती है सबके सामने। ओपन वाइवा होता है पीएचडी का, उसमें कोई भी बच्चा भाग ले सकता है। विश्वविद्यालय में जो पढ़ता है वो ग्रेजुएशन का हो चाहे पीजी का हो, वो उसमें बैठ सकता है और उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है रिसर्च करने वाले से, और रिसर्च करने वाले को उसको संतुष्ट करना हो। ठीक है, टीचर्स, कोई भी स्ट्रीम का टीचर उसमें भाग ले सकता है ओपन वाइवा में और वो उससे क्वेश्चन। ठीक है, और जो पीएचडी कर रहा है उसको उस क्वेश्चन को संतुष्ट करना होता है जवाब भी, तब उसको पीएचडी अवार्ड दिया। तो जो छात्र पीएचडी की उपाधि लेने के बाद अनुसंधान का कार्य करना चाहते हैं उनके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ अनुसंधान अभिवृत्तियां रखते हैं। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि जो लोग पीएचडी करते हैं उसके बाद उनके लिए और भी काम है। ठीक है, वो डिलीट भी कर सकते हैं उसके बाद उस पर पीएचडी पे। ठीक है, और भी अनुसंधान के काम करते रहते हैं, सरकार उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। तो डीलिट और डीएससी की उपाधियां उत्कृष्ट मौलिकता और विशिष्ट कोटि के प्रकाशित कार्य पर प्रदान की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के संबंध में सामुदायिक समय निष्ठता व कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा तथा अनुसंधान कार्य के संबंध में नवीन विचार और नवीनतम विधियां प्रदान करनी चाहिए। मतलब जो टीचर हो विश्वविद्यालय का वो भी अपडेट होना चाहिए। जैसे आज है, आज की डेट में एक नियम आ गया कि कोई भी शिक्षक जो हेलो, आज जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है हायर एजुकेशन में उसके लिए जरूरी हो गया कि 5 साल पढ़ाने के बाद उसको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस चीज की, हायर एजुकेशन में पढ़ाने की। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आजकल ट्रेनिंग का कार्य करते हैं। हर 5 साल पे उसको अपडेट किया जाता है, उसको रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं या ओरिएंटेशन कोर्स कहते हैं। ठीक है।
तो वैज्ञानिकों को अधिक संख्या में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि मतलब हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए साइंटिस्ट को भी ट्रेन किया जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एमएससी व पीएचडी के छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति दी है, वो आज भी है। सबसे ज्यादा अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो वो एमएससी या पीएचडी करने वाले छात्रों को ही मिलती है, वो भी साइंस स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों को ये सरकार फंड प्रोवाइड करती है पीएचडी करने का, वो सबसे कम पैसा प्रोवाइड करती है। सबसे ज्यादा किनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है? जो साइंस स्ट्रीम से पीएचडी कर या साइंस स्ट्रीम से वो कर रहा है। तो शिक्षा मंत्रालय ये हो गया। व्यवसायिक शिक्षा आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा के अग्रलिखित अंगों के माध्यम से करने का सुझाव दिया कि व्यवसायिक शिक्षा में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। कृषि, वाणिज्य, ठीक है, शिक्षा, इंजीनियरिंग, तकनीक, कानून, चिकित्सा, औद्योगिक, इन सब की आनी चाहिए। और कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि शिक्षा को इन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय समस्या मान लिया। और कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि नीति का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों और समुदायों के लिए किया जाना चाहिए जिसका इनको पूर्ण ज्ञान हो। मतलब कृषि की शिक्षा वही लोग दे जिनको कृषि के बारे में पूरी जानकारी हो। ठीक है, तो ये चीज है। वर्तमान कृषि कॉलेजों को साधनों और शिक्षक वर्ग में अधिक समृद्ध बनाया जाए। वर्तमान कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। एग्रीकल्चर जो लेबोरेटरी होती है जगह जगह भारतीय परिषद के अंतर्गत कृषि नीति संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। दीर्घकालीन भारतीय कृषि नीति के स्पष्ट नीति करने के लिए अध्ययन व अनुसंधान कार्य करें। कृषि शिक्षा की संस्थाएं यथासंभव ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया है जिसमें छात्रों को जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवसायिक कार्य करने का अवसर। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन हो वहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाए? गाँव में। और वाणिज्य के लिए इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान वाणिज्य छात्रों को निम्नलिखित व्यवसाय में व्यवहारिक कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए। स्नातक हो जाने के बाद उनमें से कुछ को अकाउंटेंसी जैसे व्यवसाय को विशेष प्राप्त करने की सलाह दी जाती है और अपेक्षित व्यवसायिक व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। वाणिज्य में स्नातक उपाधि के लिए पुस्तकीय अध्ययन कम से कम होना चाहिए। ऐसा अध्ययन कम होना चाहिए पुस्तकीय।